हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। आज हम जिम्नोस्पर्म्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम या पादप जगत में जिम्नोस्पर्म्स कहाँ स्टैंड करते हैं। पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में उन प्लांट्स को रखा गया है जो कि नॉन सीड बियरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। मीन्स ऐसे पौधे जिनमें सीड्स और फ्लावर्स नहीं बनते हैं। और दूसरा सब किंगडम है फेनेरोगेम्स। इनमें उन पौधों को रखा जाता है जिनके अंदर सीड्स और फ्लावर्स का निर्माण होता है। क्रिप्टो गेम्स में जो भी प्लांट्स आते हैं उनको फिर उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर तीन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत वो पौधे आते हैं जिनमें जो हमारा प्लांट्स है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। मीन्स थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसे एल्गी और फंजाई दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोगेम्स का दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइट्स, जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स रखे जाते हैं जो कि बहुत ही प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं और मॉइस्ट कंडीशन के अंदर रहते हैं। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। क्रिप्टोगेम्स का थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में वो प्लांट्स रखे जाते हैं जो कि प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं और इनके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। मीन्स बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का वेस्कुलर सिस्टम हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सब किंगडम फेनेरोगेम्स की। फेनेरोगेम्स मीन्स ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स का निर्माण होता है, जिसे हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में वो पौधे रखे जाते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स का निर्माण भी होता है और उनके अंदर सीड्स भी बनते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता है, केवल सीड्स बनते हैं और ये जो सीड्स हैं वो भी नेकेड होते हैं। मीन्स इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर एब्सेंट होती है। मीन्स ये जो सीड्स हैं वो किसी भी फ्रूट लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हुए जिनके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे जो ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स हैं वो बड़े बड़े ट्रीज हैं। इन्हीं जिम्नोस्पर्म्स के वर्गीकरण के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। मीन्स अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने पौधों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है या क्लासिफाई किया है। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं जिनके अंदर अलग अलग ग्रुप ने जिम्नोस्पर्म्स को अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। आज हम कुछ मुख्य टाइप्स के बारे में या क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैम्बरलेन ने 1934 में जिम्नोस्पर्म्स का जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें जिम्नोस्पर्म डिवीजन को दो क्लास के अंदर डिवाइड किया। पहला साइकेडोफाइटा और दूसरा क्लास था कॉनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा में साइकेड्स को रखा गया और कॉनिफेरोफाइटा के अंदर ज़्यादातर जो कॉनिफर्स थे, ग्रीन एवरग्रीन प्लांट्स थे या बड़े बड़े ट्रीज थे, उन्हें रखा गया। साइकेडोफाइटा को थ्री ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा ऑर्डर है बेनिटाइटेल्स और थर्ड ऑर्डर है साइकेडेल्स। इसी तरीके से कॉनिफेरोफाइटा को उन्होंने चार ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर है कॉर्डिएटेल्स, दूसरा ऑर्डर है जिंकोएल्स, थर्ड ऑर्डर है कॉनिफरेल्स और फोर्थ ऑर्डर है नीटेल्स। इन सभी को
अलग अलग समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से के आर स्पॉन ने 1965 में जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया: साइकेडोप्सीडा, कॉनिफेरोप्सीडा और नीटोप्सीडा। साइकेडोप्सीडा को उन्होंने 4 ऑर्डर्स में विभाजित किया: टेरोस्पर्मेल्स, बेनिटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स और साइकेडेल्स। इसी तरीके से कॉनिफेरोप्सीडा को उन्होंने कॉर्डिएटेल्स, कॉनिफरेल्स, टेक्सेल्स और जिंकोएल्स, इन 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। नीटोप्सीडा को ऑर्डर नीटेल्स में विभाजित किया। इस तरीके से अलग अलग समानताओं या असमानताओं के आधार पर स्पॉन ने भी इन 3 क्लासेस को अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में जो भी पौधे हैं उन्हें हम मेजर 4 डिविजन्स में विभाजित कर सकते हैं उनके मुख्य गुणों या कैरेक्टरिस्टिक्स में विभिन्नताओं के आधार पर: साइगेडोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, जिंकोफाइटा और नीटोफाइटा। इन 4 डिविजन्स के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकेड्स की। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें से जो साइकेड्स हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के जिम्नोस्पर्म्स हैं और ये एक बहुत ही छोटा ग्रुप है। इट इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विच हैव palm like habit and fern like foliage. Leaf bases are often persistent. ये जो पौधे हैं नॉर्मली पाम लाइक हैं और इसके अंदर जो स्टेम है उसमें जब पत्तियां जो हैं वो सर्पिलाकार क्रम में या चक्राकार क्रम में लगी रहती हैं और जब ये पत्तियां झड़ जाती हैं तो इनके लीफ बेसिस स्टेम पर ही उनके स्कार्स प्रेजेंट रहते हैं। In stem, the vascular tissue constitute only a narrow patch through secondary growth occurs। और इनके अंदर जो हमारा स्टेम है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। प्लांट्स आर डाइएशियस मीन्स इनके अंदर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स डेवलप ऑन सेपरेट प्लांट्स मीन्स मेल प्लांट पे माइक्रोस्पोरोफिल्स का निर्माण होता है और फीमेल प्लांट पे मेगास्पोरोफिल्स बनते हैं। द स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू प्रोड्यूस स्ट्रोबिलाई और कोन्स। साइकेड्स जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर ज़्यादातर जो मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट साइकस। साइकस में मेल कोन तो प्रेजेंट होता है लेकिन जो फीमेल कोन है वहाँ पर कोन नहीं होकर के मेगा स्पोरोफिल्स ही प्रेजेंट होते हैं जिन पर बड़े बड़े ओव्यूल्स लगे रहते हैं। मेगास्पोरोफिल्स आर ऑफन लीफ लाइक एंड possesses rementa। स्पर्म्स आर मोटाइल। यहाँ पर स्पर्म्स मोटाइल हैं क्योंकि ये हमारा प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं और हमारी बाकी जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उसकी तरह यहाँ पर भी स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। द प्लांट्स आर मोस्टली जीरोफिटिक एंड अकर इन वार्म वेदर। यहाँ पर जो भी साइकेड्स हैं उनके अंदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं और ज़्यादातर ये वार्म एरिया में पाए जाते हैं। Their population is however decreasing due to extension of agriculture and severe competition from xerophytic angiosperms। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म्स से पहले हुआ था लेकिन धीरे धीरे एंजियोस्पर्म्स डोमिनेट होते चले गए और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स का नंबर बहुत ही कम रह गया है और कुछ लिमिटेड एरिया में ही जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये
एंजियोस्पर्म्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं। इसी तरीके से हमारे जो साइकेड्स हैं, यानी कि ज़ीरोफिटिक जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनको भी टफ कंपटीशन मिलता है हमारे ज़ीरोफिटिक एंजियोस्पर्म से। Cycads are grown for their ornamental appeal like Cycas sarcinalis और Cycas revoluta। यहाँ पर इस तरीके की हमने साइकस के प्लांट्स ज़्यादातर गार्डन्स में देखे हैं, इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। ये हमारा साइकस का मेल प्लांट है जिसके अंदर मेल कोन आप देख सकते हैं, और ये फीमेल प्लांट है जिसके अंदर मेगास्पोरोफिल लगे हुए हैं। सेकेंड ग्रुप है कॉनिफर्स। They comprise more than 500 living species of cone-bearing gymnosperms, which have withstood competition from angiosperms। जैसा कि हमने अभी कहा कि एंजियोस्पर्म्स हमारे ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स को रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन कॉनिफर्स अभी भी इनको टफ कंपटीशन दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और पानी सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जम जाता है और फिजियोलॉजिकली प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हमारे कॉनिफर्स आज भी डोमिनेट करते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। और लगभग 500 से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ जिम्नोस्पर्म्स की प्रेजेंट हैं हमारे कॉनिफर्स की। अगर हम साइकेड्स से कंपैरिजन करें तो साइकेड्स कंपैरेटिवली एक बहुत ही स्मॉलर ग्रुप है। The plants are evergreen with dense and massive vascular tissue and non-motile gametes। यहाँ पर gametes non-motile हैं, जबकि साइकेड्स में जो gametes थे वो मोटाइल थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक dense और massive vascular system, well developed vascular system भी present है, और जो plants हैं वो evergreen हैं। Conifers are usually monoecious। कोन्स और स्ट्रोबिलाई आर कॉम्पैक्ट एंड वुडी। यहाँ पर जो मोनोएशियस कंडीशन है मीन्स मेल और फीमेल कोन्स दोनों के दोनों एक ही प्लांट पर लगे रहते हैं और दोनों में ही कोन्स बनते हैं, मीन्स मेल कॉन और फीमेल कोन दोनों का निर्माण होता है। बोथ द टाइप्स ऑफ कोन्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। Unlike cycads, they are not produced on the tips of main branches। जैसा कि हमने साइकस के अंदर देखा था कि जो मेन एक्सिस के टिप पर मेल कोन और फीमेल मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट थे, वैसा हमारे कॉनिफर्स में नहीं होता है। कॉनिफर्स स्टेम के टिप पर मौजूद नहीं होकर के ब्रांचेस पर मौजूद होते हैं। कॉनिफर्स हैव मोनोपोडियल ग्रोथ where the main axis of trunk rises straight from base and reaches up to the tip। यहाँ पर मोनोपोडियल ग्रोथ है, मीन्स जो मेन स्टेम है वो सीधा स्ट्रेट ग्रो करता है और जो हमारी ब्रांचेस हैं वो साइड से निकलती हैं। स्टेम ब्रांचेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो ब्रांचेस हैं वो दो तरीके की होती हैं, लॉन्ग एंड ड्वार्फ। कुछ ब्रांचेस लंबी होती हैं और कुछ छोटी होती है। ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग ब्रांचेस इज इनडेफिनेट। हमारे जो प्लांट्स की लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो इनडेफिनेट ग्रोथ वाली होती है, मीन्स लगातार इनके अंदर वृद्धि होती रहती है। द लोअर लॉन्ग ब्रांचेस आर लॉन्गर देन द अपर वंस। This gives a conical or excurrent appearance to the plant just like a Christmas tree। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हमारे कॉनिफर्स के अंदर मेन स्टेम की जो मेन ब्रांच है या मेन ट्रंक है वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करता है। साइड में लॉन्गर ब्रांचेस और स्मॉल ब्रांचेस निकली रहती हैं। अब जो नीचे से आप ब्रांच देख रहे हैं इनकी ग्रोथ नीचे बहुत ज़्यादा है और ऊपर धीरे धीरे ये छोटी होती चली जाती हैं। तो इस तरीके से अगर लोअर ब्रांचेस लॉन्ग होंगी और अपर उसके कंपैरिजन में शॉर्ट होती हैं तो ये एक कॉनिकल शेप देते हैं हमारे प्लांट्स को, जैसा कि हम क्रिसमस ट्री में देखते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट हैं वो हमारे कॉनिफर्स प्लांट कहलाते हैं। लीव्स आर मोस्टली बोर्न ऑन द ड्वार्फ ब्रांचेस। यहाँ पर दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं।
अब जो छोटी वाली ब्रांचेस हैं उन पे ज़्यादातर लीव्स उगती हैं। द ड्वार्फ ब्रांचेस हैव अ लिमिटेड और डेफिनेट ग्रोथ। ये जो ड्वार्फ ब्रांचेस हैं उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है और जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती है। लीव्स हैव थिक क्यूटिकल एंड sunken स्टोमेटा। ये दोनों ही फीचर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं जो हाईली जीरोफिटिक कंडीशन में प्लांट्स ग्रो करते हैं। उनके अंदर एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है ताकि ये ट्रांसपीरेशन को रोक सके। साथ ही साथ इनके अंदर संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। दे आर नीडल लाइक। यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो पाइनस के अंदर नीडल लाइक होती हैं। स्मॉल फ्लैट एंड लेदरी ओरोकेरिया के अंदर होती हैं और स्केल लाइक होती हैं थूजा के अंदर। इस तरीके से जो हमारे अलग अलग कॉनिफर्स हैं उनमें पत्तियां अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन उन सभी में जीरोफिटिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जीरोफिटिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो एडेप्टेशंस वाले फीचर्स हैं वो हमारे इन कॉनिफर्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। All these leaf characters help conifers in conserving water and reduce transpiration in dry conditions associated with cold habitat। जैसा कि हमने बताया कि जो कॉनिफर्स हैं वो हाईली कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं कॉनिफर्स, और वहाँ पर सर्दियों में पानी जम जाता है, बर्फ़ के रूप में होता है, तो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर जीरोफिटिक एडेप्टेशंस जो हमने प्लांट्स के अंदर देखे कि लीव्स पे थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, स्केल लाइक लीव्स हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हमारे कॉनिफर्स को जीरोफिटिक कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। The roots are often associated with fungal symbionts or mycorrhizae so as to overcome difficulty in absorbing water and obtaining inorganic nutrients from organic debris। अब जो हमारी रूट्स की अगर हम बात करें इन कॉनिफर्स की, तो रूट्स के अंदर ये फंगल हाइफी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, मीन्स सहजीवन में रहते हैं। और जो फंजाई है वो हमारे इन प्लांट्स को पानी एब्जॉर्व करने और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। The plants usually possesses an aromatic antiseptic sticky semi-fluid substance called resins। हमारे जिम्नोस्पर्म्स का एक मुख्य लक्षण या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर रेजिन डक्ट्स होते हैं जिनके अंदर रेजिन नामक सेमी फ्लूइड पाया जाता है जो कि एक तरीके का एंटीसेप्टिक है। It is secreted by special channels or ducts present in wood, bark, leaves, roots, etc। मीन्स हमारे जिम्नोस्पर्म्स के जो भी प्लांट्स हैं उनके जो भी प्लांट पार्ट्स हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे लीव्स हो, बार्क हो या वुड हो, इनके अंदर रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर से रेजिन सिक्रीट होता है। रेजिन seals the places of injury and protects the plant from attack of microbes and as well as insects। अब ये जो रेजिन है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है और उस वुंड या इंजरी को हील करने का काम करता है जो कि हमारे प्लांट्स को माइक्रोब्स या इंसेक्ट्स के अटैक की वजह से होता है, या फिर अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो प्लांट्स की अगर कोई ब्रांच टूट जाती है, वहाँ पर जो वुंड है उन सभी को भी हील करने में रेजिन हेल्प करता है। तो इस तरीके का एक एंटीसेप्टिक स्टिकी सेमी फ्लूइड रेजिन हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Conifers are dominant constituents of north temperate flora due to the following reasons। जैसा कि हमने अभी कहा कि ज़्यादातर अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म्स एक डोमिनेंट प्लांट के रूप में पाए जाते हैं आज के टाइम में, लेकिन फिर भी जो हमारे नॉर्थ टेम्परेट जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर आज भी कॉनिफर्स डोमिनेट करते हैं। इसके
मुख्य कारण क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। In the temperate areas, conifers have an advantages over angiospermic trees. एंजियोस्पर्मिक ट्रीज के कंपैरिजन में कॉनिफर्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि while the angiospermic trees shed their leaves during autumn and winter period, the conifers remain evergreen. ज़्यादातर जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो विंटर सीजन में अपने लीफ शेड कर देते हैं, मीन्स पतझड़ का मौसम होता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं मीन्स कॉनिफर्स हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, इनमें सर्दियों में भी पत्तियां मौजूद होती हैं। They continue to manufacture their food during this period when other plants are in a state of hibernation because of the absence of leaves. और जब सर्दियों में बाकी पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं तो उनमें फूड फॉर्मेशन नहीं होता है, उनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है जब तक कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती। लेकिन हमारे कॉनिफर्स चूंकि एवरग्रीन हैं, इनमें सर्दियों में भी पत्तियां मौजूद होती हैं तो उस वक्त भी ये फूड बना लेते हैं और कंपैरेटिवली ये डोमिनेट हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉनिफर्स हैव अ नंबर ऑफ जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। चूंकि सर्दियों में पानी जम जाता है, फ्रोजन वाटर को आप एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं जो इनके रूट्स हैं, इसीलिए हमारे कॉनिफर्स में जो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं वो उसको हमारे प्लांट्स को सेव करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हाईली जीरोफिटिक एनवायरनमेंट से। They are thus able to tide over the winter period when the soil becomes frozen and water availability is very little. और जब सर्दियों में पानी जम जाता है, दूसरे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। वहीं पर हमारे जो कॉनिफर्स हैं उनके अंदर जीरोफिटिक एडेप्टेशंस इतने ज़्यादा हैं कि ये बिल्कुल जीरोफिटिक एनवायरनमेंट जहाँ पर पानी नहीं है उसके बावजूद भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक और मेजर फैक्टर है माइकोराइजी, अलाउ दैम टू गेट वाटर एंड मिनरल्स। इसके अंदर जो फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट था, मीन्स जो फंजाई प्रेजेंट रहती है वो भी पानी को एब्जॉर्व करने में इनकी हेल्प करती है। इसीलिए ज़्यादा कोल्डर रीजन्स में आज भी कॉनिफर्स डोमिनेट करते हैं। Enzymes of conifers are functional even at minus 35 degrees centigrade, at which temperature they become inactivated in other plants. ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तब दोनों ही कंडीशन में इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बट हमारे जो कॉनिफर्स हैं उनके एंजाइम्स माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी एक्टिव बने रहते हैं। मीन्स उनके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, वो सारी की सारी कंटिन्यू रहती हैं। इसीलिए हमारे जो कॉनिफर्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में आज भी यहाँ पर पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जिंकोएल्स। दे आर प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स विच possesses deciduous leaves with फर्केट वेनेशन। यहाँ पर जो जिंकोएल्स है वो एक काफ़ी प्रिमिटिव प्रकार का जिम्नोस्पर्म्स है। इसके अंदर दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैटकिन लाइक मेल इनफ्लोरेसेंस विद ईच माइक्रोस्पोरेंजियोफोर हैविंग 2 to 12 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पर जो जिंकोएल्स हैं वो बहुत ही छोटे और प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। इनके अंदर दो तरह की ब्रांचेस हैं और यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मीन्स एक ही प्लांट के अंदर हमारे मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर की अगर हम बात करें तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 से लेकर 12 तक माइक्रोस्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां मौजूद होती हैं। मल्टीसीलिएट मेल गैमेट्स मल्टीसीलिएट हैं और साथ ही साथ क्लस्टर्स ऑफ मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर्स। और जो मेगास्पोरेंजियम है मीन्स गुरु बीजाणुधानी वो क्लस्टर के रूप में पाई जाती है। ईच विद अ लॉन्ग स्टॉक एंड 2 ओव्यूल्स। और हर मेगास्पोरेंजिएट के अंदर एक स्टॉक और 2 ओव्यूल्स मौजूद होते हैं।
जिंको एल्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्पीशीज जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा एकमात्र सिंगल स्पीशीज है हमारे जिंको एल्स ग्रुप का। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है दैट इज नीटोफाइटा। यहाँ पर नीटम इसका प्लांट जो जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ज़्यादातर इसकी जो स्पीशीज़ हैं ये क्लाइंबर्स हैं, एक्सेप्ट फ्यू बीइंग श्रब्स एंड ट्रीज। ज़्यादातर हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसा कि हमने कहा ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन जो नीटोफाइटा है इसके अंदर ज़्यादातर क्लाइंबर्स पाए जाते हैं कंपैरेटिव टू द ट्री और श्रब्स। यहाँ पर भी दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जैसा कि हमने कॉनिफर्स में देखा था। अब इसमें ज़्यादातर जो कि क्लाइंबर्स हैं तो इसमें जो क्लाइंबिंग स्पीशीज़ हैं हैव ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं एंड अनब्रांच्ड फोलिएज लीव्स, और जो पत्तियां हैं वो अनब्रांच्ड फोलिएज लीव्स होती हैं। लीव्स डाइकॉट लाइक स्केली लीव्स, यहाँ पर पत्तियां स्केली होती हैं, या फिर लार्ज एंड ओवल विद एंटायर मार्जिन, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, एंटायर मार्जिन हैं और ओवल शेप की पत्तियां हैं, जैसा कि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखते हैं। 9 to 10 in pairs arranged in डिक्सिट फैशन विद रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पर जालिकावत शिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये जो पत्तियाँ हैं वो हमारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनसे रिजेम्बलेंस वाली होती हैं। नीटोफाइटा। In addition to this, the xylem of these plants contain vessels and pollen-producing structure which resembles the stamens in angiosperms। हमारा जो नीटोफाइटा है इसके अंदर एंजियोस्पर्म्स की तरह जाइलम में वेसल्स मौजूद होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में जो बाकी प्लांट्स हैं उनके अंदर जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्टेमन से रिजेंबल करते हुए मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हम देख सकते हैं। मेल स्ट्रोबिलाई जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स की तरह हम जो पॉलन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो देख रहे हैं। तो जो नीटोफाइटा है वो काफ़ी हद तक हमारे एंजियोस्पर्म्स के मिलता है। These plants are considered as a link between gymnosperms and angiosperms। इसीलिए हमारे जो नीटोफाइटा के मेंबर्स हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच का लिंक मान सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। देखने में भी आप देख सकते हैं इस तरीके की ये जो लीव्स हैं ये एंजियोस्पर्म्स की तरह हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टेमन्स हैं वो भी हमारे एंजियोस्पर्म जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के स्टेमन्स की तरह ही रिजेंबल करते हैं और जाइलम में वेसल्स उपस्थित होती हैं। अदरवाइज जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। द प्लांट्स इंक्लूडेड इन दिस डिविजन्स आर ट्रॉपिकल लायनास, मीन्स जो वुडी क्लाइंबर्स हैं, ज़्यादातर क्लाइंबर्स इसके अंदर आते हैं, जॉइंट फर्स एंड ऑल्सो सेवरल अदर प्लांट्स। तो हमारा जो नीटोफाइटा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप है जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच की कड़ी माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में और इसके जो 4 मेजर ग्रुप हैं उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।